मुंह में रखी सिगरेट को लेकर मैंने गहरी सांस अपने अंदर खींची थी और फिर धुएं के गुब्बारे हवा में उड़ाए थे। एक ही कश काफी था मुझे नशे में चूर करने के लिए। जहां मैं बैठा था वहां रातें रंगीन थीं। मेरे जैसे और भी बड़े अमीरजादे वहां पर दिल लगाने के लिए आए थे। हम नशे की सिगरेट पी रहे थे, साथ में शराब की घूंट भी भर रहे थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे बाप की हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन में गिनती होती थी। सियासत में भी मेरे बाप के हाथ बहुत पहुंचे हुए थे और मुझे अपने बाप के पैसों पर बड़ा घमंड था। शराब, शबाब, लड़कियां मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थीं। बस मैं जिस चीज पर हाथ रखता वो मेरी हो जाती थी। जो लड़की पसंद आती वो मेरे कमरे के रौनक बन जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ही अय्याश टाइप का लड़का था। पैसे को पानी की तरह बहाता था। मेरे बाप ने कभी भी मुझसे पैसों का हिसाब नहीं लिया था। मेरे अकाउंट में हर वक्त लाखों रुपए पड़े रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब की मदद करने की कोशिश नहीं की थी। गाड़ी भी मैं बड़ी ही तेज रफ्तार में दौड़ाता था। अभी भी मैं नशे में चूर था। रात के 12 बज चुके थे। मेरी तबीयत कुछ घबराने लगी थी। शायद कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे उल्टी आ जाएगी। मैंने मुंह में च्युइंगम भी डाली, लेकिन तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। इसीलिए सोचा घर चले जाना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान आधे नशे में था। गाड़ी चलाते हुए मेरी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थीं। शायद मेरी तबीयत खराब होने की यही वजह थी कि मैं नींद में था। पता नहीं चला कब गाड़ी चलाते चलाते मुझे एक झपकी सी आ गई थी। उसी दौरान एक धड़ाम की आवाज मेरे कानों में टकराई थी। मैंने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए। मेरे सामने शायद कोई फल वाला आदमी अपनी रेहड़ी समेत आ गया था। गाड़ी शायद उसके ठेले से टकराई थी। उसका पूरा ठेला उलट गया था। मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल चुकी थीं, लेकिन नशे का असर अब भी बाकी था। मैंने अपने मुंह ही मुंह में उस फल वाले को एक मोटी सी गाली दी थी। पता नहीं गरीब लोग अंधे होकर क्यों चलते हैं। कमबख्त को सड़क मिली थी चलने के लिए। हालांकि मैं नहीं जानता था कि कसूर किसका है, क्योंकि मैं तो नींद में चूर था। मैं गाड़ी से बाहर निकला। वो काफी उम्र दराज आदमी था। उसके सारे फल जमीन पर गिर गए थे। उसका ठेला भी जमीन पे उलट चुका था। मुझे देखकर वो बेचारा सड़क से उठा और अपनी कोहनियां झाड़ने लगा। उसकी पुरानी सी शर्ट कोहनियों से लाल हो चुकी थी। शायद उसकी कोहनी में चोट लग गई थी। वो मेरे पास आया और अपने फल देखकर रोने लगा। बोला, बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा तो हजारों का नुकसान कर दिया। मैंने कहा, ज्यादा बकवास मत करो। एक तो तुम लोगों को आदत होती है सड़क के बीचों बीच गुजरने की। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, बाबा जी, हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि हम सुकून से इस पे अपने गाड़ियां दौड़ा सकें। वो कहने लगा, मैं तो अपने ही किनारे किनारे से आ रहा था। तुमने ही आकर मेरे ठेले पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। बेटा, मैं बड़ा ही गरीब इंसान हूँ। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं। मेरा बेटा बीमार है, कमा कर नहीं ला सकता। मैं ही उसके बच्चों को पाल पोस रहा हूँ। मेरा सारा पैसा तो बर्बाद होकर रह गया है। ऐसा करो, जख्मों के पैसे बेशक मत दो, लेकिन मेरा नुकसान तो पूरा कर दो। मैंने कहा, ओ शट अप। ये कहकर मैंने उस बूढ़े को धक्का दिया था। पीछे से एक रिक्शा गुजर रहा था। वो उस रिक्शे से जाकर टकराया था। रिक्शे वाले ने फौरन से ब्रेक लगाए। उस रिक्शे से एक लड़की नीचे उतरी थी। नीले रंग के कॉटन का सूट पहन रखा था। नीले सितारों वाला दुपट्टा उसने अपने सर पर डाल रखा था और ये रंग उसकी गुलाबी रंगत पर बड़ा ही भला लग रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसे देखकर मैं अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया था। वो रिक्शे से उतरी। उसने गिरे हुए उस बूढ़े फल वाले को उठाया और उससे पूछने लगी, बाबा, क्या हुआ है? मैं तो उसके हुस्न पर ऐसा खोया कि मुझे आसपास का होश ही नहीं रहा। मेरा तो जैसे सारा नशा टूट गया था। लेकिन लड़की बड़े गुस्से से मेरे पास आई। कहने लगी, अंधे होकर गाड़ी चलाते हो? अब उसकी बात सुनकर मैं चौंका था। मैंने कहा, ये बूढ़ा खुद ही मेरे सामने आया था। वो कहने लगी, बात करने की तमीज नहीं है आपको? आपके बाप से बड़ी उम्र का होगा। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? अगर मेरे बाप की उम्र का कोई चौकीदार मेरे सामने आएगा तो क्या उसको आप करके बात करूंगा? वो कहने लगी, जी हाँ, अगर चौकीदार भी
आपके बाप की उम्र से बड़ा होगा तो आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। चले, इसका नुकसान पूरा करें और इन्हें अपने साथ अस्पताल भी लेकर जाएं। उन्हें बहुत चोटें आई हैं और आपकी वजह से ही आई हैं। मैंने कहा, देखिए मैडम, पहली बात तो मैं इस बुड्ढे के हथकंडों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। पैसे बटोरने के लिए इन लोगों का ये काफ़ी पुराना और कामयाब तरीका होता है। जैसे ही देखते हैं कि गाड़ी आ गई तो जानबूझकर सामने आ जाते हैं और अपनी गरीबी का रोना रोते हैं ताकि हम जैसे लोग अपनी जेबें खाली करते रहें। और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक फूटी कौड़ी तक इस बुड्ढे को नहीं दूंगा। उस लड़की ने मुझे तेज नज़रों से घूरा था, फिर अपना पर्स खोलकर बुड्ढे को पैसे देने लगी। कहने लगी, बाबा जी, मेरे पास बस इतने ही हैं, बाकी सिर्फ किराया बचा है, ये आप रख लें और मुझे अपना पता भी बता दें। कुछ दिन बाद मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं आपको और भी पैसे दे दूंगी। इन जैसे घटिया लोगों को सिर्फ गरीबों की तकलीफ देना ही आता है, उनका नुकसान पूरा करना नहीं आता। लेकिन चिंता मत करें, मैं आपका नुकसान पूरा करूंगी। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। उस 2 टके की लड़की ने मुझे इतनी बातें सुना दी थीं। वह आदमी उस लड़की को दुआएं देने लगा। वो लड़की दोबारा रिक्शे में बैठकर चली गई। मैंने भी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बजाय अपने घर जाने के उस लड़की का पीछा करने लगा। वो एक पुराने से इलाके की पुरानी सी बिल्डिंग के सामने रिक्शे से उतरी थी और उस बिल्डिंग में चली गई। मैंने वो बिल्डिंग देखी तो लगा कि जैसे 24 से 25 साल पुरानी है। खैर, मैं वापस अपने बंगले पे आ गया था। लड़खड़ाता हुआ कमरे में चला गया। अगले दिन ही नाश्ते पे मेरे पापा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें स्कूल के बच्चों को इनाम देने के लिए जाना है, क्योंकि मेरा बाप राजनीति में कदम रख चुका था और इस बार उसका इरादा इलेक्शन लड़ने का था। मैंने कहा, डैड, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो कहने लगे, करना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में हमारे लिए अच्छी इमेज बने, मजबूरन ही सही। लेकिन मैं उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को ट्रॉफी देने चला गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे वहाँ वो लड़की सपना भी मिल जाएगी। वो लड़की शायद उसी स्कूल की टीचर थी। जैसे ही मैं स्टेज पे आया, उसके माथे पे बल पड़े थे, चेहरे पे गुस्से के भाव छा गए थे। सारे टीचर्स के साथ वो भी सबसे पीछे खड़ी हुई थी। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे पास आई, जो कि बच्चों के रिजल्ट अनाउंस कर रही थी और मुझे ट्रॉफी पकड़ाकर उन्हें देने के लिए कह रही थी। मैं बच्चों को ट्रॉफी देता, साथ ही साथ ये भी कहता कि खूब मेहनत से पढ़ो, कामयाब हो जाओ। सारी ट्रॉफीज दे देने के बाद मैडम ने मुझसे बहुत जिद की कि मैं कुछ लाइंस बच्चों के लिए बोल दूं। मैं खुद कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था, बस ऐसे ही अमीर बाप का बेटा था, इसीलिए दूसरों के अच्छे नंबर खुद ब खुद मेरे पास आ जाते थे। मेहनत कोई और करता था, नंबर मैं हासिल कर लेता था, इसीलिए हमेशा टॉपर की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होता था। मैंने बच्चों को नसीहत देना शुरू कर दी कि दिल लगाकर पढ़ो, मैंने भी हमेशा मेहनत करके ये स्थान हासिल किया है। अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो, लोगों की मदद करो, गरीबों के साथ अच्छे से पेश आओ, उनकी मदद करने की हमेशा कोशिश करो, वगैरह वगैरह। वही किताबी बातें जो हर राजनीतिक नेता अपने भाषण में शामिल करता है। मैं भी इन्हीं बातों में बिजी था कि जब पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, अनुराग मुखर्जी, पहले आप खुद अपनी बातों का पालन करना सीख लें, तब बच्चों को समझाइए। मैंने पलटकर उसको देखा था और बड़े ही गुस्से से घूरा भी था। मैडम भी उस लड़की को घूरने लगी, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मेरे हाथ से माइक छीना और कहने लगी, बेटा, इनकी बातों पे कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि इन साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गरीब ठेले वाले के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। उस बेचारे के सारे फल गिर गए थे। मैंने जब इनसे कहा कि गलती आपकी है और आपको इस गरीब का नुकसान पूरा करना चाहिए, तो जानते हैं इन साहब ने क्या कहा? कहने लगे, ये बुढ़ा जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आया है, इन्हें खुद तमीज नहीं है कि किसी बड़े बूढ़े से बात करने की, और ये यहाँ पर लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। बड़ों का सम्मान करो, बड़ों से नरमी से पेश आओ, पहले खुद तो दूसरों का सम्मान करना सीख लें। उस लड़की ने 5 मिनट में ही मेरी इज्जत की अर्थी निकाल के रख दी थी। वहाँ मौजूद सारे बच्चे मुझे देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और सेम सेम के नारे लगाने लगे। मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि वहाँ पे टीवी रिपोर्टर भी मौजूद थे।
जिससे मेरे बाप ने ही भेजा था कि मेरे बेटे का ये इवेंट टीवी पे ज़रूर आना चाहिए। मेरे साथ-साथ मेरे बाप की भी इज़्ज़त की धज्जियाँ उस लड़की ने उड़ाकर रख दी थी और मेरा ये हाल था कि जी चाहता था कि यहीं खड़े-खड़े उस लड़की को मज़ा चखा के रख दूँ। वो समझती क्या थी खुद को? उस 2 टके की लड़की ने फ़िलहाल तो मेरी इज़्ज़त 2 टके की करके रख दी थी। अपनी बात पूरी करके वो उस हॉल-नुमा कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी फ़ौरन से बड़े-बड़े कदम उठाता हुआ उसी के पीछे गया था। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकली, मैं उस तक पहुँच गया था। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और अपने सामने खड़ा कर दिया। वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, क्या बदतमीज़ी की है तुमने मेरे साथ? सबके सामने तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगी, हाँ, मुझे पता है। तुम एक अमीर बाप के बिगड़े हुए शराबी बेटे हो। तुम समझे? मैं बड़े ही गुस्से से अपनी लाल होती आँखें उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे देख तो रही थी, लेकिन मुझसे डर नहीं रही थी। मैंने उसको बाजू से छोड़ दिया क्योंकि मेरा ड्राइवर मेरे पास आ गया था। कहने लगा, सर जी, आप यहाँ से चलें, वरना ये टीवी रिपोर्टर बाहर आ गए तो फिर तमाशा लग जाएगा। ये लड़की आपको बदनाम करना चाहती है। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं वापस घर आया तो मेरा बाप मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, कौन थी वो लड़की और क्या कह रही थी और तुम चुप क्यों थे? उसी वक्त तुम्हें उसे मौके पे ही उसको झूठा कह देना चाहिए था। मैंने कहा, डैड, मैं सियासी दिमाग नहीं रखता। मुझे इस वक्त कुछ भी मत कहिए। मेरा दिमाग पहले से ही उस लड़की ने बहुत खराब कर दिया है। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल आएं। मैं इस वक्त बहुत ही गुस्से में था और मेरा बाप भी मेरे गुस्से को देख रहा था। मैं सीधा सीढ़ियों को चढ़कर अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आते ही सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पे पड़े मैंने 2-4 परफ्यूम सामने दीवार पर उठाकर दे मारे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की के साथ क्या कर गुजरूं। उसकी इतनी हिम्मत कि सबके सामने अनुराग मुखर्जी को बेइज्जत करके रख दे। मैं सोच चुका था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला उससे ज़रूर लूँगा, उसे छोड़ूँगा नहीं। उसका वो हाल करूँगा कि वो अपना मुँह छुपाती फिरेगी। मैंने अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया, अपने दोस्त को फ़ोन किया जिसका संबंध एक गुंडे के गैंग से था। मैंने कहा कि मेरे स्कूल में एक वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर वो तुम्हें मिल जाएगी और वो लड़की मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। उसे मेरे खुफिया फ्लैट पर पहुंचा देना। ये कहकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था, सिगरेट निकाली और फिर उसे पीने लगा। आज मैंने पूरे 2 सिगरेट पिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नशा था कि चढ़ ही नहीं रहा था। मैं सोना चाहता था। मेरे बाप ने शायद रिपोर्टर्स को खरीद लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। शराफत भी, ईमानदारी भी और मीडिया भी। अगले दिन उस रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पे ये बयान दिया था कि वो लड़की फेमस होना चाहती थी, इसीलिए एक राजनेता के बेटे की ऊपर कीचड़ उछाल कर उसने शोहरत हासिल की है। ये तो अनुराग मुखर्जी है कि उसने उस लड़की को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरा बाप ये सब कुछ करवा कर रिलैक्स हो चुका था, लेकिन मैं नहीं हुआ था। वो लड़की तो इससे भी बड़ी सजा की हकदार थी। जब तक मैं उसे अपनी हवस का निशाना ना बना लेता, उसके गुरूर को अपने पैरों के जूतों से रौंद न देता, मुझे कहाँ चैन आने वाला था। अगले दिन शाम तक मुझे उस गुंडे का मैसेज आया था कि आपका काम हो चुका है। ये सुनकर मेरे चेहरे पे एक शैतानी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं फौरन से उठा, अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ सीढ़ियाँ नीचे उतरा था। मेरा बाप वहीं लॉन्च में बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर कहने लगे, बड़ी मुश्किल से मैंने ये मामला संभाला है, इसीलिए दोबारा कोई भी गलती मत करना। मैंने कहा, ओके डैड, नो प्रॉब्लम। मैं गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बाहर जाने लगा तो वो कहने लगे, बात सुनो मेरी अनुराग। मैंने पलट कर देखा। मैंने कहा, यस। तो कहने लगे, उस लड़की से कुछ महीने तक तो दूर ही रहना, इसी में भलाई है। ये ना हो कि ये बात दोबारा से मीडिया में फैल जाए और हम बदनाम हो जाएं। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने बाप को तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद को कैसे तसल्ली दे सकता था। मैं जब तक उसकी इज्जत को तार-तार ना कर देता, उसे बर्बाद ना कर देता, उसको अपने सामने झुकने पर मजबूर ना कर देता, मुझे कहाँ चैन था। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी।
मैंने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी थी। मैं जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उस लड़की के चिल्लाने की और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सुनकर मैंने अपनी जीत पर एक कहकहा लगाया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके दोनों हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो शायद अपने पैरों से दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो कहने लगी, "कौन हो तुम? मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो?" उसके चेहरे की गुलाबी रंगत इस वक्त सफ़ेद पड़ चुकी थी। शायद वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं ये देखकर हंसने लगा। उसकी इस हालत पे मुझे मज़ा आने लगा था। मैं उसके चेहरे पे डर ही तो देखना चाहता था। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे मैंने उसे बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब किया। उसके दोनों कंधों पे अपने दोनों बाजुओं को रखकर अपनी दोनों उंगलियों से मैंने उसको दूसरी तरफ से दबाया था। वो लड़की बिल्कुल मेरी पनाहों में थी। उसके दोनों हाथ बंधे थे, आंखें भी बंद थीं, लेकिन फिर भी खुद को मुझसे पीछे कर रही थी। मैंने कहा, जाने मन, ऐसी भी क्या दूरी, अपने चाहने वालों को यूं तड़पाया नहीं करते। मेरी आवाज़ शायद उसने पहचान ली थी। वो कहने लगी, मुझे अंदाजा था कि ऐसी घटिया हरकत तुम जैसा इंसान ही कर सकता है। उसकी बात सुनकर गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हुआ था। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके बालों को दबोच लिया। मैंने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो। कल को तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी और तुम्हारी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी की। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चुप सी हो गई थी। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? जवान क्यों बंद हो गई? तुम क्या समझती हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर इज्जत देने के लिए बुलाया है। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें बहुत इज्जत देने वाला हूँ। तुम्हारी तो आज मैं इज्जत बर्बाद करने वाला हूँ। ये कहकर मैंने उसे खुद से दूर किया था। उसकी आंखों से भी पट्टी उतार दी थी, लेकिन उसके हाथ बंधे रहने दिए थे। वो लड़की मुझे बड़े ही गुस्से और नफरत से घूर रही थी। मैंने कहा, बहुत घूर रही है ना? तुम्हें खुद पे और बहुत गुरूर है, बहुत शक है ना मुझे बदनाम करने का। लेकिन देखो, मेरे पैसों ने सारी बाजी पलट कर रख दी है। तुमने मुझे बदनाम करना चाहा, लेकिन मैं बदनाम नहीं हुआ। मेरे बाप ने 4 नोट क्या फेंके, वो रिपोर्टर्स कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगे थे। उन्होंने अपने सारे बयान बदल दिए हैं। बताओ, क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? कुछ भी नहीं। वो कहने लगी, मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा ही कुछ करोगे। सच्चाई तुम जैसे लोगों को हजम तो होगी नहीं। मैं जानती थी कि तुम मुझे अगवा करोगे, किसी सुनसान जगह पर ले जाओगे, मेरी इज्जत को तार-तार करोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे। मेरे लिए हैरत की बात तो उस वक्त थी जब तुम इस बात को गैर ज़रूरी समझकर आगे निकल जाते और कुछ भी ना कहते। वो कहने लगी, औरत की कमज़ोरी से खेलने की तुम अमीर जादों की पुरानी आदत होती है। तुम लोग अपनी मर्दांगी इसी में समझते हो कि औरत को ज़बरदस्ती अगवा करके अपने कमरे में बंद कर लो और उसे बर्बाद करके खुद को मर्द साबित करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई अनोखा काम नहीं करोगे। मैंने कहा कि मुझे अनोखा काम करना भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी अकड़ निकालनी है, तुम्हें बर्बाद करना है और तभी मुझे चैन आएगा। मुझे लगा था कि वो लड़की रोएगी, मेरे आगे विनती करेगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे सामने हाथ पैर जोड़ेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, आगे से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी ये हरकत मुझे हैरान कर गई थी। मैंने उसके हाथों की रस्सी भी खोल दी थी। जिस फ्लैट में मैंने उसे बंद करके रखा था, वो दूसरी मंजिल पे था और बहुत ही महंगी सोसाइटी में था। नीचे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। जैसे ही मैंने उसकी रस्सी खोली, वो बेड पर ही बैठी रही थी। मैंने अलमारी से शराब की बोतल निकाली। मैं ये रात उसके साथ रंगीन करना चाहता था। शराब की बोतल खोलकर मुंह को लगाई और मैं घूंट-घूंट शराब की बोतल पी रहा था कि वो लड़की बेड से उठी और तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी थी। मैंने फौरन से बोतल अपने मुंह से हटाई, लेकिन तब तक वो भागकर खिड़की खोलकर नीचे कूद चुकी थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। नीचे स्विमिंग पूल था, इसीलिए वो स्विमिंग पूल में जाकर गिरी थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर थी। यकीनन वो मर चुकी थी। मैं एकदम से घबरा गया था कि ऐसा कुछ हुआ तो मेरा बाप तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा।
मुझे अपने सामने मौत नजर आ रही थी। मैं फौरन से फ्लैट से नीचे गया। आधी रात का समय था। नीचे पूल के करीब जो चौकीदार थे, वो इस समय ये सब कुछ देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। जब तक मैं नीचे पहुंचा था, वो उस लड़की को निकाल चुके थे। इतनी ऊंचाई से गिरने पे उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। मैंने उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल लेकर गया। टाइम पे इलाज मिलने से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि हमें उम्मीद है, शायद कुछ ही दिन में इसको होश आ जाएगा। शायद वो लड़की अपनी इज्जत की बर्बादी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। उसे नहीं पता था कि नीचे स्विमिंग पूल है। अगर नीचे स्विमिंग पूल ना होता तो वो लड़की इस वक्त मौके पर ही दम तोड़ देती। लेकिन स्विमिंग पूल ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। मुझे तो उस वक्त सिर्फ ये डर था कि कहीं वो मर ना जाए। अगर वो मर गई तो ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। हॉस्पिटल वालों को तो मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए थे कि ये खबर पुलिस तक ना पहुंचे, और ना ही सोशल मीडिया तक, और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों ने भी मेरी बात मान ली थी। 3 दिन तक मैंने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा था। बस फोन पर ही डॉक्टर से कांटेक्ट में रहा। डॉक्टर्स का कहना था कि जरा भी हरकत लड़की के अंदर महसूस नहीं की गई है। वो कोमा में जा चुकी है और नहीं मालूम कि वो कब तक कोमा में रहेगी। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया था। अच्छा है वो कोमा में ही रहे। लेकिन आज मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि उस लड़की को होश आ गया है। मैं एक बार फिर से परेशान हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ये बात सबके सामने खुलकर आ जाएगी। लेकिन जो भी था, मुझे उससे मिलना जरूरी था। मैं फौरन से अस्पताल पहुंचा और जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ, वो मुझे इस तरह से देख रही थी कि जैसे मुझे जानती ही ना हो। वहां पर मौजूद एक नर्स उसको ड्रिप लगा रही थी। वो अपने फोल्डिंग बेड पर उठकर बैठी हुई थी। कहने लगी, ये कौन है? ये कमरे में कौन आया है? नर्स कहने लगी, आप नहीं पहचानती? उसने ना में सिर हिला दिया। नर्स कहने लगी, अरे ये आपके हस्बैंड हैं। यही तो आपको यहाँ पर लेकर आए थे और आपके इलाज पर पैसा भी पानी की तरह बहाया है। शायद उस नर्स ने देखा था कि मैंने किस तरह डॉक्टर्स का मुंह बंद करने के लिए पैसे उड़ाए थे। ये सुनकर तो मैं भी हैरान हुआ था। उसको लगा शायद वो मेरी पत्नी है, लेकिन सपना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, अगर ये मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? ये कहकर उसने अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ लिया था। मैंने तो दिल में भगवान का धन्यवाद किया था कि अच्छा है वो सब कुछ भूल गई थी। मैं उसके पास आ गया, उसी के फोल्डिंग बेड पे बैठ गया। मैंने कहा, कैसी हो तुम? क्या सच में तुम मेरे हस्बैंड हो? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। हमारी लव मैरिज हुई थी। वो कहने लगी, अच्छा। सोचती हूँ मैं ये कहकर वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। फिर कहने लगी, शायद मैं भूल गई हूँ। मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। हालांकि मैं जानती हूँ कि पति कौन होते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची और मेरे सर पे चोट कैसे लगी। मैंने कहा, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ गिरा था। लेकिन तुम गाड़ी में ही थी। गाड़ी एक धमाके से फट गई थी और इसीलिए तुम्हें इतनी चोटें आ गई हैं। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हारी जान बच गई है। मैंने झूठी कहानी उसे सुनाई थी। वो कुछ सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, क्या मेरा नाम पायल है? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा नाम पायल ही है। शायद उसे किसी ने उसका फर्जी नाम बता दिया था। वो नर्स कहने लगी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जब वो नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाई तो डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि इसके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, इसीलिए ये कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गई है, लेकिन हो सकता है इसे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाए। फिर वो डॉक्टर कहने लगी कि जब ये अपना पुराना घर, पुराना माहौल देखेगी तो धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी याद आए।
मेरे बाप को भी इस बात की जानकारी हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की को फौरन से ही कहीं पर गायब कर दो और तुम भी कहीं चले जाओ। पापा ने तुरंत ही मेरी टिकट दूसरे शहर की करवा दी थी। वो कहने लगे कि वहीं पर हमारा फ्लैट है, तुम कुछ दिन उसी फ्लैट में रहोगे और उस लड़की को भी वहीं पर ले जाओ, लेकिन बहुत जल्द इस लड़की से छुटकारा पा लेना। मैंने कहा जी ठीक है, मैं भी तो ऐसा ही चाहता था। मैं अपना कोई तमाशा बनवाना नहीं चाहता था। इतनी तो बात मेरे समझ में आ गई थी कि इस लड़की को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। खैर, मैं उसे अपने साथ दूसरे शहर ले गया। पहले तो मैं प्लेन से गया था, लेकिन उसके बाद मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर घर पहुंच गया था। मेरे बाप ने हर बात का इंतजाम पहले से ही करवा दिया था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पे उसी के साथ बैठा हुआ था। वो शायद सफर से थक चुकी थी। उसके सर पे अभी भी पट्टियां बंधी हुई थीं। उसके सर पे गहरी चोट आई हुई थी। मैं अपने ध्यान में बैठा सिगरेट पी रहा था कि जब उसने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था और अपने बाजू मेरे गले में डाल दिए। मुझे एक जोर का झटका लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। कहने लगी, क्या आप मुझे हमारे घर ले जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, हम अपने घर जा रहे हैं। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। वो बेहद करीब थी मेरे, बिल्कुल मेरे सीने से लगी हुई थी। अचानक ही मेरा हाथ उसके गालों पे उठा था और मैं उसके बाल सहलाने लगा। वो मेरे और भी करीब हो गई, लेकिन उसकी इतनी करीबी संगत पर मैं भी अजीब सी हालत में पड़ गया था। वो मेरी पत्नी नहीं थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरे अंदर तो उसके लिए कुछ नफरत और बदला लेने के जज्बात थे। वो तो अब न जाने कब के खत्म ही हो चुके थे। मैंने फौरन से अपने हाथ उसके बालों से पीछे किया, लेकिन वो मेरे साथ ही लगी रही। मेरे कंधे पे सर रखे सो गई थी। मैं चाहकर भी उसे अपने पास से जुदा नहीं कर पाया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पे टिक गई थीं। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, मासूम सा चेहरा था उसका। उसका शरीर एकदम बेदाग था। उसके चरित्र पे कोई भी आँच ना आए। उससे बचने के लिए उसने अपनी जान देनी चाहिए थी। कहीं न कहीं मेरे दिल में उसकी जगह सी बन गई थी। हालाँकि इससे पहले तो लड़कियाँ खुद ब खुद मेरे पास आ जाती थीं। मैं अब उससे बदला लेना नहीं चाहता था। हाँ, बस उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। उसी के बारे में सोचते-सोचते सफ़र कब कटा, मुझे पता ही नहीं चला। एक शानदार बिल्डिंग के सामने मेरी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। मेरा कमरा पहले से तैयार था। मैं सपना को अपने साथ अपने कमरे में ले गया। कहने लगी, मुझे भूख लग रही है। मैंने उसे बेड पर बिठाया और फ़ौरन उसके लिए खाना ऑर्डर करने लगा। उसने बस ज़रा-सा ही खाना खाया था। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन खाते हुए वो फिर से बेड पे लेट गई। यहाँ पर पहुँचते-पहुँचते हमें रात हो गई थी। यहाँ तक तो मैं भी बहुत थक गया था। मैंने तकिया उठाया और सोफ़े पर जाकर सोने लगा। वो कहने लगी, आप मुझसे इतने दूर क्यों सो रहे हैं? इधर आइए, मेरे साथ आकर लेटिए। ये सुनकर मैं कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे सर में चोट लगी हुई है। तुम्हारा मेरे पास लेटना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे नींद में हाथ-पैर चलाने की आदत है। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे सर में दोबारा से चोट लग जाए। मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी थी। इंसान के लिए तो उसकी ज़िंदगी ही सबसे बड़ी अहमियत होती है। लेकिन उस लड़की ने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान गँवाने में देर नहीं लगाई थी। मैं नहीं चाहता कल को जब उसे अपनी याददाश्त वापस आए, तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊँ। और मैं ऐसा क्यों चाहता था, ये मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैं उसकी नज़र में अच्छा बनना चाहता था। मैं हर जज़्बे से अनजान था। वो कहने लगी, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मयंक। मैंने जानबूझकर उसे अपना असली नाम नहीं बताया था कि कहीं मेरा नाम सुनकर उसकी याददाश्त अभी वापस ना आ जाए और मुझे पहचान ना ले। वो कहने लगी, मयंक, इधर आओ, मेरे पास आकर लेटो। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसके बार-बार कहने पे मैंने अपना तकिया उठाया और बेड पे रखा और बेड के क्राउन से लगाकर बैठ गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मैंने कहा, क्या बात है? तो कहने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसीलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कहा, ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर मत डालो और सोने की कोशिश करो। मैं उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो नींद में जाने लगी थी। कहने लगी, तुम भी लेट जाओ, बैठे क्यों हो? नींद तो मुझे भी आ रही थी।
मैं भी वहीं पर बैठकर लेट गया था। सोचने लगा जैसे ही वो सो जाएगी, मैं उठकर सोफे पे चला जाऊँगा। लेकिन पता ही नहीं चला कब मेरी आँखें बंद होने लगी थीं। होश तो मेरे उस समय उड़े जब वो मेरे बाजू पर सर रखे थी। वो मेरे बिल्कुल करीब थी। एक लड़की का मेरे इतने करीब होना आम बात थी। मुझे पहले से ही इन सब चीज़ों की आदत थी। इसीलिए मुझ पर बेखुदी सी छाने लगी थी। मैंने खींचकर सपना को अपने और भी करीब करने लिया। मैं अब अपने होश खोने लगा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके दिल की धड़कन मेरे दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। उसकी धड़कन मैं अपने कानों से सुन रहा था। बेखुदी से मेरी उंगलियां उसकी कमर पर हरकत करने लगी थीं। लेकिन अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं फौरन से पीछे हट गया, उठकर बैठ गया। मेरी सांसें बुरी तरह से चलने लगी थीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा था वो गलत है। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ये भी नहीं था कि मैंने पहले कभी पाप ना किया हो। मैं उसे किसी अच्छे इरादे से भी नहीं लाया था, लेकिन मैं उसके साथ पाप नहीं कर सकता था। मैं फौरन से उठकर बेड से नीचे उतर गया, अपना तकिया उठाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल धक्क से रह गया था। मतलब वो जाग रही थी। कहने लगी, मयंक, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, तुम ठीक नहीं हो। कहने लगी, इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत। प्लीज मेरे पास रहो। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे अपनी बाहों में समेट लो। शायद मेरे बेचैन दिल को सुकून आ जाए। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो मेरी असलियत जान जाती तो मेरे पास भी ना आती, बल्कि मुझसे नफरत करती। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। मैंने कहा, तुम प्लीज़ आराम करो। डॉक्टर ने मना किया है मुझे तुम्हारे करीब आने से, क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हो। बहुत सी अंदरूनी चोटें तुम्हें आई हैं। मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हारी जान ले सकता है। तुम प्लीज़ दोबारा मेरे करीब मत आना। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें देखकर मैं बेकाबू होने लगता हूँ। ऐसा ना हो कि अपनी मोहब्बत में तुम्हारी बीमारी को भी भूल जाऊं और तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लूं जिसके बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मेरे मुंह में जो झूठ था मैं बोले जा रहा था ताकि वो मेरे करीब ना आए। वो कहने लगी, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है मुझे? मैं तो एकदम ठीक हूँ। हाँ, बस सर में दर्द है, लेकिन तुम्हारी संगत पाकर वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत सी अंदरूनी चोटें भी आई हैं, इसीलिए कुछ महीने मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो और तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि कोई बच्चा पैदा कर सको। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बहाना बनाऊं, और जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने प्रेग्नेंट होने वाली बात का बहाना बना दिया। कुछ देर तक तो वो मेरी बात पर गौर करती रही, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने भी चैन की सांस ली थी। मैं अपनी बदलती हालत से बेहद परेशान था। मैं तो बहुत लापरवाह हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की की परवाह करने लगा था। उसके सर में जब तेज दर्द की लहर उठती और वो चीखने चिल्लाने लगती, तो उसके दर्द को महसूस करके मेरी जान निकलने लगती थी। मैं दौड़ा भागा उसके पास आ जाता था। वो कहती कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं फौरन से उसे मेडिसिन देता, उसके सर को हल्के हल्के मसाज करने लगता और वो मुझे देखने लगती। आज भी तो ऐसा ही हुआ था। उसके सर में तेज दर्द की टीस उठी थी, ऐसी लहरें उठने लगी थीं। लेकिन इसी दौरान जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो वही शब्द दोहरा रही थी जो उसने खिड़की से कूदने से पहले मुझसे कहे थे। कह रही थी कि तुम एक घटिया मर्द हो। तुम जैसे मर्द कर ही क्या सकते हो? औरत को बर्बाद करके तुम अपनी मर्दानगी जताना चाहते हो? उसकी ये बात सुनकर मैं फौरन उसके पास आया और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ के रख दिया। एकदम ही वो चौंकी थी, जैसे किसी ट्रॉमा से बाहर निकली हो। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? वो बहुत बदहवास सी थी। मुझे गौर से देखने लगी। मैंने कहा, ये किस तरह की बातें कर रही हो? क्या कोई मूवी देखी है या तुम्हें किसी मूवी का सीन याद आया है? लेकिन मैंने जल्दी ही उसका ध्यान भटका दिया था। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। एकदम ही वो मेरे गले लग गई। कहने लगी, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। अब भी ना जाने
मुझे क्या हो गया था? मैं उसका सर सहलाने लगा, उसका मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, कहने लगी, बस मेरे पास ही बैठे रहो। मैंने कहा, अच्छा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास में। उसकी परेशानी समझ लेता था। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया, उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे करने लगा। मैं ज़्यादातर उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि मेरा दिल बेईमान होने लगता था। लेकिन इस वक्त वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, मयंक, मुझे तुमसे मोहब्बत कैसे हुई थी? उसके इस सवाल पर मैं उसे देखने लगा। उसे कब मुझसे मोहब्बत हुई थी? हो ही नहीं सकती थी। उसे तो मुझसे मोहब्बत। मैंने कहा, बस हम एक यूं ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारी वहीं पे मुलाकात हुई थी। तुम मुझे अच्छी लगने लगी और मैंने तुम्हें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ कि किसी को देखूं और उस पर मर मिटूं। वो मुझे गौर से देखने लगी। जब भी मुझे वो गौर से देखती थी, मेरी जान लबों पे आने लगती थी। डर लगता था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। वो मुझे गौर से देखते देखते मुस्कुराने लगी और बोली, शायद तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले इस डिम्पल ने ही मेरा दिल चुरा लिया होगा। मैंने उसकी ये बात सुनी तो हैरत से उसे देखा था। वो कहने लगी, तुम बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन उससे भी प्यारा तुम्हारे गाल पर पड़ने वाला ये डिम्पल है। तुम जब मुस्कुराते हो तो ये और भी गहरा हो जाता है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वो मोहब्बत से मेरी तारीफ कर रही थी और मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया था। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरी इस तरह से तारीफ नहीं की थी। जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थीं, सब मेरे पैसों की दीवानी थीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की कभी मुझे मोहब्बत से देख भी सकती है, मेरी तारीफ भी कर सकती है। अचानक ही उसने मेरा हाथ अपने होठों पर लगाया था। मेरा दिल बेकाबू सा हुआ था। उसकी ये हरकत मुझे गुनाह करने पे उकसाने लगी थी। दिल से आवाज आई, कौन सा पहली बार करोगे? न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम रातें रंगीन कर चुके हो, तो खुद ये तो अपने आप को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे अंदर न जाने कौन बैठा था जो कहने लगा, नहीं, इसके साथ नहीं, ये वो नहीं है, ये वैसी नहीं है। आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने रातें गुजारी थीं, वो सारी की सारी अलग टाइप की लड़कियां थीं। शरीफ घरानों से उनका संबंध नहीं था। पैसे लेकर मेरे पास आती। मेरे अंदर बैठा इंसान कहने लगा कि इसके साथ मैं फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाती थी। मैं सोफे पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा होता तो वो बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ जाती, मेरे कंधे पर अपना सर रख लेती, मेरी बाहों को मेरे गले का हार बना देती, मेरे लिए खाना बनाती तो मुझसे मेरी पसंद पूछा करती, मेरा हर काम बड़ी खुशी से किया करती। उसके सर की पट्टी अब उतर चुकी थी, सेहत भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उसका बार-बार मेरे करीब आना मुझे परेशानी में डाल रहा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था अब उसके बगैर रहना, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मैं क्या हल निकालूं। इससे दूर रहना मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश बनती जा रही थी। सपना अब बहुत खुश रहने लगी थी। पूरा घर वो अपने हाथों से सजाती संवारती, ऐसे कि जैसे एक औरत अपने घर को सजाती है। एक बार वो कहने लगी कि तुम काम क्या करते हो? मैं तो तुम्हें ज़्यादा कभी बाहर जाते हुए भी नहीं देखती हूँ। मैं ये नहीं जानती कि तुम करते क्या हो? मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। तो कहने लगी, ऑनलाइन काम? मैंने कहा, मैं सेल परचेज करने का काम करता हूँ। तो बोली, फिर तो ठीक है। मैंने कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? तो कहने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मयंक, मुझे कभी कभी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि अतीत की बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। शायद मेरे पापा के साथ मेरे गुजरे हादसे से मुझे किसी परछाई की तरह नजर आते हैं। मेरे पापा ने मुझे कभी भी हराम का निवाला नहीं खिलाया। मैंने दाल चटनी से रोटी खाई, लेकिन कभी हराम की कमाई नहीं खाई। बस इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, ताकि मुझे सुकून रहे कि मेरा पति जो कमाता है वो जायज़ है या नाजायज़। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। मैंने तो इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ये जायज़ कमाई है और नाजायज़ कमाई होती क्या है। लेकिन अब सोचने लगा था। सपना मुझसे कहने लगी, कभी कभी मुझे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि मेरी माँ मर चुकी थी, मैं रो रही थी। मेरे पापा की बातें भी याद आती हैं। कभी यूं लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी बातें अच्छे से याद तो नहीं आती।
लेकिन धुंधली-धुंधली तो याद आती हैं। लेकिन तुमसे शादी की बात तो मुझे धुंधली-धुंधली भी याद नहीं आती कि मेरी तुमसे कब शादी हुई, या कोई ऐसी परछाई बनकर मुझे याद ही आ जाए। मैंने कभी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में समय गुजारा है और तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो, उसकी ऐसी बातें मेरी जान ही निकालने लगती थीं। मैंने कहा, तुम भी कौन सी बातें लेकर बैठ जाती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या तुम्हें शक है मेरी मोहब्बत पर? मेरे सवाल पे वो चुप सी हो गई थी। कहने लगी, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। एक बार मैं घर आया तो वो मंदिर में बैठी हुई थी, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांग रही थी। सादगी में उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। मैं हर चीज से बेगाना होकर उसे बड़े प्यार से देखने लगा। न जाने वो भगवान से इतनी शिद्दत से क्या मांग रही थी। फिर मेरी तरफ देखा तो चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगी, मयंक, आज मैंने अपने भगवान से कुछ भी मांग लिया होता तो शायद मुझे मिल जाता, लेकिन मैं कुछ भी क्यों मांगती? मैंने तो सब कुछ मांग लिया है। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, पायल, ऐसा क्या मांग लिया तुमने? कहने लगी, यही कि मेरा मयंक हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। और देखो, जैसे ही मैंने आंखें खोली तुम मेरे सामने हो। वो जितना मुझसे मोहब्बत का इजहार करती थी, दिल किसी कटी पतंग की तरह उसका दीवाना होने लगा था। मैं उसे गौर से देखने लगा। उसका इजहार, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार देखकर मैं अपने दिल को रोक नहीं पाता था। वो मेरे दिल में जिस मकाम पर जा बैठी थी, उससे ऊपर शायद कुछ भी ना था। दुनिया में अगर मुझसे किसी से मोहब्बत हुई थी तो वो सपना ही थी। अब 3 महीने गुजर गए थे। मैं उसे वहाँ की एक लेडी डॉक्टर से चेकअप भी करवाने ले जा चुका था। अब उसको दर्द भी नहीं होता था। डॉक्टर कहने लगी, अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे अब तक मेरी वो बात याद है जो मैंने बहाना बनाने के लिए उससे कही थी। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुई थी, बाल भी खुले छोड़ रखे थे और वो तैयार भी काफी अच्छे से हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था जब वो दूसरे कमरे से तैयार होकर मेरे कमरे में आ गई। उस वक्त मेरे मुंह में सिगरेट दबा हुआ था, लेकिन उसे इतने हसीन रूप में देखकर मैं अपने होश ही खो बैठा था। मेरे मुंह से जलता हुआ सिगरेट कब जमीन पे गिरा मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरे करीब आ गई। मैं उस वक्त अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। वो बड़े हक से मेरी गोद में आकर बैठ गई थी। मेरा दिल तो उछल के हलक में आया था। कहने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने कहा, अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब क्या है? कहने लगी, क्या है? कुछ भी तो नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था तैयार होने को। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया, तुम तैयार हो गई, लेकिन देखो, तुम जानती हो अभी हम करीब नहीं आ सकते। वो कहने लगी, अब तो लेडी डॉक्टर ने खुद कहा है कि मैं ठीक हूँ और अब तो मेरी सारी मेडिसिन भी बंद कर दी गई हैं। मैंने लेडी डॉक्टर से पूछा भी था कि क्या मैं अपने पति के करीब जा सकती हूँ, तो उसने कहा था, हाँ, जा सकती हो, तुम्हें किसने रोका है? और इसीलिए मयंक, तुम मुझे आज अपनी मोहब्बत से भिगो दो। मेरा दिल बहुत तड़प रहा है तुम्हारी मोहब्बत के लिए। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ाए थे। मैंने फौरन से उसको खुद से पीछे किया था। वो मुझे अपना पति समझती थी और खुद को मेरी पत्नी, और इस रिश्ते के होते हुए ये सब बातें कहना उसके लिए जायज था। लेकिन मैं क्या करता? मुझे पता था कि हम पति पत्नी नहीं हैं। वो खड़ी हो गई और गौर से मुझे देखने लगी। मैं खुद भी खड़ा हो गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बहाना बनाऊं। मैंने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहने लगी, क्यों मुमकिन नहीं है मयंक? क्या वाकई तुमने मुझसे लव मैरिज की थी? फिर अपनी आंखों से मोटे मोटे वो आंसू गिराने लगी। कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, मुझसे कतरा रहे हो। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने हाथों में पहनी चूड़ियां उतार के टेबल पर फेंकने लगी। अपनी ज्वेलरी भी उतारने लगी, साथ ही साथ रो भी रही थी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी, नहीं, मैं समझ गई कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं याददाश्त भूल गई हूँ। मेरे सर पे चोट आई थी, चेहरे पे और मेरे माथे पर भी 2 टांके भी लगे थे। इसी वजह से मेरे चेहरे पर अब वो पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही
और इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना। जाने वो अपनी कौन कौन सी कमियां गिनवा रही थी। मैंने कहा, पायल, ये बात नहीं है। कहने लगी, फिर क्या बात है? मुझे बताओ। अब मैं उसे क्या बताता कि कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई और सच उसके सामने आ गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया था। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। आधी रात तक मैं सिगरेट पी पीकर गुजारता रहा। वो मेरे पास दोबारा नहीं आई थी। शायद वो रो रो कर सो चुकी थी, लेकिन मेरी रात बड़ी बेचैनी सी गुजरी थी। उसका रोना भी तो मुझे कहाँ बर्दाश्त होता था। मैं ना चाहते हुए भी उससे इश्क कर बैठा था। उसको इज्जत देना चाहता था। कैसे उसे कहता कि मैं उसका कुछ भी नहीं लगता। मैं सोच रहा था कि उससे शादी कर लूं, तो वो क्या कहकर करूं? वो कहेगी कि हम तो पहले से शादीशुदा हैं, तो दोबारा से शादी क्यों कर रहे हैं? सुबह मैं जल्दी ही घर से बाहर निकल गया था। पूरा दिन मैं सड़कों पर यूं ही गाड़ी दौड़ाता रहा और यही सोच रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। बड़ी मुश्किल में फंस गया था। रात को देर से घर आया तो वो लॉन में बैठी थी और रो रही थी। मुझे देखकर अपना पाँव पकड़कर कहने लगी, मयंक, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कहाँ गए थे तुम? उसके पाँव में मोच आ गई थी। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैं फौरन उसके पास आ गया और उसका पाँव देखने लगा तो वो चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे देखने तो दो। कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, प्लीज मुझे कमरे में ले चलो। मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ दोनों बाजू फैलाए हुए थी। कहने लगी, मयंक, गोद में उठाकर ले जाओ ना। कुछ देर तो मैं सोचता रहा कि ये क्या मुसीबत है जो मेरे सर पे पड़ गई है। जितना मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके करीब आना ही पड़ता है। मैंने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बेड पे लिटा दिया। मैं उसका पाँव देखने लगा। देखने में तो उसका पाँव बिल्कुल ठीक लग रहा था। ना ही उसमें कोई सूजन थी और ना ही किसी तरह का नीले का निशान था। लेकिन जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, यकीनन उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसके पाँव पर बाम लगा दिया था, पट्टी भी बांध दी थी। अपना तकिया उठाया और सोफे पर रख कर लेट गया। सुबह को मेरी आंख खुली तो जब मैंने मुंदी मुंदी आंखों से देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि पायल तो बड़े ही आराम से चलती हुई वॉशरूम से वापस आई थी। इसका मतलब कि वो मेरे साथ ड्रामा रच रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आने की बजाय उस पर प्यार आने लगा। मैं मुस्कुराने लगा। शायद वो इस सारे बहाने मुझसे करीब होने के लिए करती थी और फिर मैं सोच चुका था कि अब कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि अब उससे दूर रहना मेरे भी बस से बाहर था। अगले दिन फिर से वो मुझसे कहने लगी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, झूठे बहाने क्यों बनाती हो मुझसे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाँव को कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसने नजरें चुराईं। फिर कहने लगी, आप मुझसे दूर रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, असल में बात यह है कि तुम पिछली सारी बातें भूल चुकी हो, यहाँ तक कि हमारी शादी भी तुम्हें याद ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुमसे दोबारा शादी कर लूँ, अपने दिल की तसल्ली के लिए। ये बात सुनकर कहने लगी, लेकिन शादी तो हमारी हो चुकी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, इसीलिए मैं एक उलझन का शिकार रहता हूँ। तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी है। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो तुम देखना मैं कैसे तुम पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, शायद आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से दुल्हन बनूं। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया था। अगले दिन मैंने उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा शादी का जोड़ा लाकर लिया। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने शादी का एक बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। मेरे सारे जानने वाले शादी में मौजूद थे। यहाँ जिस जगह मैं रहता था, ज़्यादा लोगों से तो मेरी जान पहचान नहीं थी, लेकिन जितने भी जान पहचान वाले थे, सारे ही मेरी शादी में आए थे। मैंने सबको यही बताया था कि पायल की याददाश्त जाने की वजह से उसे अपनी शादी का दिन याद नहीं था, और उसकी शादी का दिन याद कराने के लिए मैंने उससे दोबारा शादी की है। अब सपना से शादी होने के बाद मुझ पे किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना थी। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उस रात मैंने पूरे हक के साथ
उसे अपनी बाहों में भरा था। वो भी न जाने कब से मेरी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, तड़प कर मेरी बाहों में समा गई थी। उस रात मैंने उस पर अपनी सारी मोहब्बतें न्यूछावर कर दी थी। हालांकि ये सब कुछ मैंने पहली बार नहीं किया था, लेकिन ये जो रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत था। और फिर सपना कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी, मेरी मोहब्बत थी। मेरी मोहब्बत पाकर सपना बहुत खुश थी और मैं भी उसकी संगत पाकर बेहद खुश था। मेरी खुशियाँ और भी दुगनी होने लगी थीं। मैं हर वक्त शरारत के मूड में रहता। सपना किचन में काम कर रही होती तो मैं किचन में आ जाता, उसे बाहों में भर लेता। पता ही नहीं चलता कि कब वो मेरे दिल की धड़कनों के साथ बसने लगी थी। पत्नी क्या होती है ये मैंने अब समझा था। पति पत्नी का रिश्ता किसे कहते हैं, उसकी खूबसूरती क्या होती है, मुझे अब मालूम हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी पे मुझे अफसोस होने लगा था कि मैं कितनी गंदगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। और कुछ महीने बाद तो मेरी खुशी की हद ही ना रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। उन दिनों सपना को बहुत नींद आती थी। अपने आप से भी वो चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, मेरी संगत से भी चिड़ी थी। जब भी रात को उससे प्यार करने के लिए मैं बाहों में भरता तो कहती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मयंक। मैंने कहा, क्या मैं भी अच्छा नहीं लगता? और मेरा डिम्पल भी? मेरे सवाल पे वो मुस्कुराने लगती, कहती, उसमें तो मेरी जान बसती है। उसकी ऐसी बातें मुझे उसका दीवाना बना देती थीं। मेरे बाप को जब ये बात मालूम हुई कि मैंने सपना से शादी कर ली है और वो दादा बनने वाले हैं, तो इस खबर ने मेरे पापा को एक धक्का सा लगाया था। वो कहने लगे, तुम कैसे उस मामूली सी लड़की से शादी कर सकते हो? मैंने कहा, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो कहने लगे, मैं कभी भी उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने अपने बाप से कहा कि अगर उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ। वो कहने लगे, उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से पक्का कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेता है। मैंने कहा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और मैं सपना से शादी कर चुका हूँ। वो कहने लगे, शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक कि उसे उसका अतीत याद नहीं आ जाता। जैसे ही उसे उसका अतीत याद आ जाएगा, उस दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने कहा, ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं। मैं कभी भी उसे उसकी याददाश्त वापस नहीं आने दूंगा। मेरे पापा बहुत गुस्से में थे, कहने लगे, तुम्हें अपनी जायदाद से मैं बेदखल कर दूंगा। मैंने कहा कि मैंने वैसे भी ऑनलाइन का काम करना शुरू कर दिया है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत भी नहीं है और मैं ये हराम की कमाई कमाना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा हराम की कमाई से पले। मैं अभी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और बहुत सुकून से हूँ कि आपका हराम की कमाई के पैसों से ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। जब तक आपके साथ पापों के दलदल में फंसा हुआ था, नशा भी करता था, अय्याशियाँ भी करता था, लेकिन अब मैं सारे गलत काम छोड़ चुका हूँ और ये सपना की संगत का ही असर है कि मैं इस पाप के दलदल से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी को चुन चुका हूँ। अब मैं आपकी दुनिया में कभी लौटना नहीं चाहता और ये सच भी था। मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। मैं चाहता था कि अपनी फैमिली को अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊं, क्योंकि उसी ने मुझे ये रास्ता दिखाया था और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश भी था। लेकिन एक बार जब मैं घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे दबी-दबी सिसकियों की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा तो रंग उड़ गया था। मैं फ़ौरन से अंदर दाखिल हुआ। पूरा सामान बिखरा पड़ा था। मैं सपना सपना पुकारने लगा। कमरे में गया तो वो बेड से नीचे गिरी हुई थी, जख्मी हालत में थी। उसके सर से खून बह रहा था। उसने अपना सर भी पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर फ़ौरन अस्पताल भागा था। वहीं मुझे पता चला कि किसी ने मेरी पत्नी के पेट पे कुछ ऐसा मारा है कि मेरा बच्चा सपना के पेट में ही मर चुका था। ये खबर मेरे लिए मौत से कम न थी। उसी वक्त मेरे बाप का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगे, कैसा लगा मेरा छोटा सा तोहफ़ा? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप इस हद तक गिर सकता है। मैंने कहा, डैड, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आप जानते हैं कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम मेरे इकलौती औलाद होकर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ।
मैंने कहा कि मैं फिर कभी आपके पास लौट कर वापस नहीं आऊँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद ही मुझे हॉस्पिटल के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ सपना की थी। मैं कमरे में गया तो वो मुझे देखकर घूरने लगी। मैं समझा शायद बच्चे के मरने का दुःख है। मैं उसके पास आ गया। उसके पास बैठा तो वो एकदम से पीछे हटी थी। कहने लगी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ, आखिर तुमने अपना बदला मुझसे ले ही लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्यों बचाया मुझे? क्यों मरने नहीं दिया? मुझे नहीं जीनी ये ज़िंदगी। ये कहकर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो पायल? पायल कहने लगी, कौन पायल? मैं पायल नहीं हूँ, मैं सपना हूँ, सपना। और तुम ये कहकर उसने बड़े ही गुस्से से मुझे देखा था और फिर रोने लगी। अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगी, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। शायद उसे सब कुछ याद आ गया था। वो रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों हाथों से अपना सर पकड़े वो रो रही थी। मैंने कहा, सपना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था। उसने मुझे पीछे धक्का दे दिया। कहने लगी, खबरदार, मुझे हाथ भी मत लगाना, मुझे छूना भी मत। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखे से मुझसे शादी करने की? तुम्हारी वजह से मैंने मौत को गले लगाया था, सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझे छू ना सको। मैं इतनी नफरत करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे छूने से तो अच्छा है कि मुझे मौत ही लग रही थी। मुझे और तुमने मुझसे शादी कर ली और फिर उसने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे झंझोड़ के रख दिया था। फिर कहने लगी, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझसे शादी की, मेरी याददाश्त चले जाने का तुमने फ़ायदा उठाया है। मुझसे झूठ बोला है कि तुम मेरे पति हो। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। आई हेट यू। वो बिल्कुल दीवानों की तरह मुझे झंझोड़ रही थी, रो रही थी। हकीकत को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। मैंने उसके दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, होश में आओ सपना, तुम्हें क्या हो गया है? वो कहने लगी, होश में तो ही आ गई हूँ। और ये कहती हुई, एक हकीकत कड़वी, मेरे लिए मौत से भी बुरी है। काश कि मैं मर जाती। क्यों बचाया तुमने मुझे? मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों का सोचकर मुझे उस वक्त से नफरत हो रही है। मुझे तुमसे नफरत है अनुराग मुखर्जी। तुमने मुझे मौत से भी बुरी सजा दी है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बेहोश होकर वहीं गिर गई। वहां मौजूद नर्स मुझे हैरत से देख रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाऊं उसे कि उसकी मोहब्बत ने मुझे बदल के रख दिया है। मैं अब वैसा नहीं रहा। मैंने ये सोचा कि मुझे भगवान से मदद मांगनी चाहिए। कई साल बाद मैं भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा था और अपने भगवान से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि मेरी सपना को मेरी बात पर विश्वास आ जाए। मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब वापस आया तो मेरे होश उड़ गए थे। कमरे से नर्स तेजी से बाहर आई थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, आपकी वाइफ कमरे में मौजूद नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। कमरा बिल्कुल खाली है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा कि कैसे जा सकती है वो? आपका स्टाफ किधर है? मैं फौरन से कमरे में गया। कमरा वाकई खाली था। मैं फौरन से बाहर निकला, उसे अस्पताल में तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। हॉस्पिटल से बाहर आया तो चौकीदार से पूछने लगा तो उसने बताया कि एक लड़की को मैंने 20 मिनट पहले यहाँ से बाहर जाते देखा था। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। उस वक्त बाहर सन्नाटे का राज था। मैं सपना सपना पुकारने लगा, लेकिन वो कहीं भी नजर ना आई। मौसम ठंडा था और मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर मैं थक चुका था। थक हार कर मैं घर वापस आ गया। कुछ दिन पहले तक मेरा घर स्वर्ग की तरह चमकता था, लेकिन अब खाली हो चुका था। कुछ दिन तक मैं सपना को ढूंढता रहा, हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। मैं रोज भगवान के पास जाता, उससे अपनी सपना को मांगता और एक बार मुझे अदालत से फिर तलाक का नोटिस मिला। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था। सपना अपने घर पहुंच गई थी और उसने मुझे तलाक मांगी थी। पहली पेशी पर जब मैं उसके पास खड़ा हुआ तो वो बड़ी ही नफरत से मुझे देख रही थी। उसकी
कुछ ही दिन की जुदाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो मेरी जान की दुश्मन बनी सामने कटघरे में खड़ी हुई थी। मुझसे ज़िंदगी का नाता तोड़ना चाहती थी। उसका वकील मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल पूछने लगा कि आप मेरे क्लाइंट को अगवा करके अपने फ्लैट पर ले गए थे, क्यों? मैंने कहा, वकील साहब, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आपकी क्लाइंट अब मेरी बीवी है। वो कहने लगा, आपने सपना जी से ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा, अपनी क्लाइंट से कहिए ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे तो अपना जुर्म स्वीकार कर लूंगा। मेरी बात पे हल्की हल्की हंसी की आवाज़ अदालत में सुनाई दी थी। वकील कहने लगा, आपकी इस टाइप की बातों का क्या मतलब है? मैंने कहा कि मेरी आंखों में देखकर वो आपके रटे रटाए शब्द नहीं बोल पाएगी। इतना मुझे अपनी मोहब्बत पे विश्वास है। एक बार वो मुझे मेरी आंखों में देखकर कह दे कि मैंने उसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर शादी की थी, तो मैं मान जाऊंगा। सपना सामने ही खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थीं। वो मुझे तीखी नज़रों से देखने लगी, कहने लगी, इस आदमी ने मेरी याददाश्त खो जाने का फ़ायदा उठाया है। इसने मुझसे झूठ बोला था कि ये मेरा पति है। मैंने कहा, जज साहब, मैंने ये झूठ बोला था कि मैं इसका पति हूँ, लेकिन मैंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। मैं ये बात कसम खाकर कह सकता हूँ। पूछिए इससे, क्या मैंने इसके करीब आने की कोशिश की? क्या इस बीच मैंने इससे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की थी? क्या मैंने बिना शादी के इसके साथ कुछ भी गलत किया? और शादी भी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी। मेरी ये बात सुनकर सपना कहने लगी, ये झूठ है। मैंने कहा, क्या झूठ है? क्या तुम नहीं कहती थी कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? मेरे गाल पर पड़ने वाला डिम्पल तुम्हारी जान ले लेता है। मैं जब मुस्कुराता हूँ तो तुम्हें और भी प्यारा लगता हूँ। बोलो, क्या नहीं कहा था तुमने ये सब? ये सारी बातें सुनकर सामने बैठे जज ने अपना चश्मा नीचे करके सपना को देखा था, जो शर्म के मारे नजरें झुकाए लाल होते चेहरे से नीचे देख रही थी। वकील भी चुप था। मैंने सीधा सपना से कहा, इधर देखो मेरी तरफ, और मेरी आंखों में देखकर कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। वो मेरी तरफ देखने से घबरा रही थी। मैंने कहा, जज साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना। मैं सपना से अकेले में एक मुलाकात करना चाहता हूँ, और अगर उसके बाद भी वो मुझसे तलाक चाहती है तो फिर मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा। मेरी बात पर वो नर्वस हुई थी, कहने लगी, मुझे इनसे कोई भी मुलाकात नहीं करनी। मैंने कहा, क्यों? क्या हुआ? तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मेरी आंखों में खो ना जाओ? बेफिक्र रहो, अब भी तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए सब जायज़ है। मेरी बात पे वो मुझे गुस्से से घूरने लगी, कहने लगी, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने इरादे बदल लूँ। मैंने कहा, तो फिर एक मुलाकात का मौका तो दो, मुझे मेरी बात पे मेरी मोहब्बत आजमाने दो। वो खामोश हो गई। जज साहब ने कहा, अगली पेशी से पहले आप मुलाकात करके आइएगा। अदालत का वक्त खत्म हो चुका था। जैसे ही वो अदालत के कमरे से बाहर निकली, मैं उसके पीछे आया था। वो अपने वकील के साथ थी। मैं तेज़ कदम चलता हुआ उसके बराबर पहुंच गया। मैंने कहा, सपना, मेरी बात सुनो। तो कहने लगी, मुझे नहीं सुननी, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने कहा, एक मुलाकात की इजाज़त तो जज साहब ने भी दी है। बिना तुमसे अकेले में बात किए मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। वो अदालत से बाहर निकली और रिक्शा रोकने लगी। जैसे ही रिक्शे पर बैठी, मैं भी उसके बराबर में बैठ गया। वो कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिक्शे वाले को वो अपना एड्रेस समझाने लगी। मैंने कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बिना बात किए मैं तुम्हें कभी भी अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा। वो कहने लगी, तुम्हारी इन झूठी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ ही देर में रिक्शा एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था। वो रिक्शे वाले को किराया देकर अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। मैं भी उसके पीछे ही था। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मैं भी अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो सामने लॉन्च के सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, कहो, क्या कहना चाहते हो? नज़रें उसकी अब भी झुकी हुई थी। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया। मैंने कहा, सपना, इधर देखो मेरी तरफ। वो ना में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी आंखों में खो जाने का डर है? ये डर है कि देखोगी तो मुझसे अलग होना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो? उम्र भर की जुदाई। मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मत दो। सपना, बेशक मैं गलत था, लेकिन अब नहीं हूँ।
अपने आप को तुम्हारी खातिर बदल के रख दिया है। मैंने अपने बाप तक को छोड़ दिया है, उनकी जायदाद को लात मार दी है। तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया था। उसके आंसू साफ किए वो मेरा हाथ पीछे करने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने कहा, इधर देखो मेरी तरफ। उसने रोई रोई आंखों से मेरी तरफ देखा था। आंखें मेरी भी नम थीं। मैंने कहा, बस एक बात का जवाब सच सच दे दो, दूसरा कोई सवाल नहीं करूंगा। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, क्या रह लोगी मेरे बगैर? बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे। उसके बहते आंसुओं में मैं भी तेजी आ गई थी और ना में सिर हिलाकर वो मेरे साथ लग गई। मैंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो अब भी रोए जा रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हो तुम। आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमसे सुन रही हो ना अनुराग मुखर्जी, तुमसे नफरत करती हूँ मैं, लेकिन बस तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? हम दोनों के ही सिकवे खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं खुश था कि वो अपना फैसला बदल चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।